विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण एवं मानव विकास से संबंधित अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। प्रारंभ में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें जो वृद्धि होती थी उसे ही किसी देश के विकास का मुख्य मापक माना जाता था, जिसमें कुछ संशोधित रूप से विश्व बैंक ने भी इसे अपना आधार बनाया था। परंतु ये जो विधि थी ये काफ़ी संकीर्ण थी, क्योंकि अनेक देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अधिक है, किंतु वहाँ के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी एवं संस्थागत दृष्टिकोण काफ़ी रूढ़िवादी और परंपरागत है। इसके अलावा वहाँ का जो सामान्य जीवन स्तर है वो भी काफ़ी दयनीय है। जैसे ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, जिनको शॉर्ट में ओपेक बोला जाता है, तो जो ओपेक के देश हैं उनकी ऐसी स्थिति है। तो बाद में ये माने जाने लगा कि यदि किसी का आर्थिक कल्याण मतलब वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो, तब भी उसे हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक वृद्धि व आर्थिक विकास की अवधारणा में जो मूलभूत अंतर है, तो आर्थिक विकास के सूचकों के निर्धारण के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं, जो अंततः मानव विकास सूचकांक के रूप में फलीभूत हुआ। अब ये मानव विकास सूचकांक जो है कब फलीभूत हुआ और इसे किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले सर्वप्रथम पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री हुए हैं महबूब उल हक, उन्होंने इस HDI का जो है विकास किया या विकसित किया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसके विकास में उनके मुख्य सहायक की भूमिका निभाई थी, और यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में पहली बार प्रयोग में लाया गया। इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय के साथ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा जैसे सामाजिक सूचक भी रखे गए थे। HDI के अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आकलन करना तथा इस संदर्भ में दिशा निर्देशन करना था। तो इस प्रकार से जो है HDI की जो है पृष्ठभूमि रही है। अब जो HDI था उसके जो सूचकांक था, उसके जो वेरिएबल्स थे, जो चर थे, वो क्या क्या थे? तो सबसे पहले जो HDI जारी किया गया था 1990 में, उसमें 3 चर प्रमुख रूप से लिए गए थे, जिसमें पहला था जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा ना। तो इससे जो संबंधित आंकड़े थे वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाजन द्वारा तैयार किए जाते थे, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन UNPD द्वारा तैयार किए जाते थे। दूसरा था फिर शिक्षा का स्तर। इसमें 2/3 भार जो है वो वयस्क शिक्षा को एवं 1/3 भाग प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्कूलों में संयुक्त नामांकन अनुपात को दिया गया था। इसके आंकड़े भी यूनेस्को द्वारा तैयार किए जाते थे। तीसरा लिया फिर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय वस्तु व सेवाओं की क्रय शक्ति के आधार पर ली गई कि वो उनसे कितनी क्रय शक्ति उनको प्राप्त होती है। इसके आंकड़े भी जो है वो विश्व बैंक के द्वारा लिए जाते थे, जो नवीनतम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP द्वारा 118 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित थे। और ये जो प्रति व्यक्ति आय थी वो PPP ट्रिपल P के आधार पर थी, जिसका मतलब है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। तो इनके जो आंकड़े थे वो वर्ष 1996 को आधार वर्ष मान करके लिए गए थे। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व को जो है 3 देशों या 3 देश समूहों के रूप में वर्गीकृत किया था। उसमें जो सबसे पहला था वो था उच्च आय वाले देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $9,361 या उससे अधिक थी। फिर थी मध्यम आय वाले देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $761 से लेकर के $9,361 के बीच में थी। और फिर तीसरा था निम्न आय वाले देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $760 से कम थी। उसके पश्चात जो है
मानव विकास के स्तर के आधार पर विश्व के देशों को 3 समूहों में उन्होंने बांटा था। तो जो 3 समूह थे उसमें था जहाँ पर उच्च मानव विकास हुआ, वहाँ HDI का मूल्य 8 या 0.8 या उससे अधिक था। HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच में माना जाता है। तो जिन देशों का HDI मूल्य 0.8 या उससे अधिक था वे उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाते थे। उसके पश्चात मध्यम मानव विकास वाले देशों का HDI मूल्य 0.5 से लेकर के 0.799 के बीच रखा गया। फिर निम्न मानव विकास वाले जो राष्ट्र थे जिनका HDI का मूल्य 0.5 यानी आधे से कम था, उनको माना गया। अब इसके पश्चात आते हैं कि ये जो शुरू किया गया मानव विकास सूचकांक, इसमें समय समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए, नई प्रविधियों को लागू किया गया। 2009 तक जो है मानव विकास सूचकांक की गणना हेतु जो 3 प्रमुख आयाम है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात व प्रौढ़ साक्षरता दर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद PPP आधारित को स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता, शैक्षणिक स्तर व जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन वर्ष 2010 में जो मानव विकास रिपोर्ट UNDP ने HDI गणना के लिए प्रयोग में ली, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्होंने 3 संकेतक शामिल किए थे। पहली थी जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स था वो स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता के मापन हेतु पहले की तरह, पहले जिसमें जैसे लिया जाता था जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया था, उसी तरह उसकी जगह पर इसको आधार बनाया जाने लगा। फिर इसके बाद लिया गया 6 का सूचकांक एजुकेशन इंडेक्स। ये 2 आंकड़ों पर आधारित था। पहला था कि स्कूल अवधि में औसत वर्ष, है ना, MYS मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो 25 साल का जो युवा था उसके द्वारा स्कूल में कितने वर्ष बिताए गए, उसको आधार माना गया। दूसरा इसमें लिया गया स्कूल अवधि में अनुमानित वर्ष, ये भी MYS था, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लेकिन इसमें था 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन काल में स्कूल में बिताए गए वर्ष। तो ये 2 शिक्षा सूचकांक से संबंधित लिया गया। और तीसरा लिया गया था आय सूचकांक। आय सूचकांक के अंतर्गत जीवन निर्वाह स्तर के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लिया गया। प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो PPP पर आधारित था, यानी क्रय शक्ति के आधार पर लिया गया। और इसे जो है प्रति व्यक्ति GNI से प्रतिस्थापित किया गया। पहले लिया था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जो प्रति व्यक्ति आय ली थी हमने, उसके स्थान पर अब ले लिया गया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो इस जो नई प्रविधि थी इसके तहत UNDP ने इन तीनों सूचकांकों के निम्नतम एवं उच्चतम मूल्य निर्धारित किए थे। तो जो निम्नतम व उच्चतम जो निर्धारित किए थे, उनमें जो सबसे पहला था वो था कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत उच्चतम लिया गया था 83.2 वर्ष को, ये जापान से लिया गया 2010 के अनुसार, और न्यूनतम लिया गया 20 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा न्यूनतम 20 वर्ष थी और अधिकतम 83.2 वर्ष थी। फिर लिया गया स्कूल अवधि के औसत वर्ष। स्कूल अवधि के औसत वर्ष थे, उसमें उच्चतम था 13.2, अमेरिका से लिया गया 2000 का, एवं न्यूनतम इसका 0 था, न्यूनतम में कोई नहीं था। फिर इसका स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष जो लिए गए वो उच्चतम लिए गए 20.6 ऑस्ट्रेलिया से 2002 के अनुसार, एवं न्यूनतम इसमें भी 0 था। और कुल जो शैक्षिक सूचकांक था वो उच्चतम था 0.951 जो न्यूजीलैंड से लिया गया, जो 2010 में था, एवं न्यूनतम इसका भी 0 था। अब जो है HDI के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आया, तो HDI के स्वरूप में जो परिवर्तन आया वो 1995 से शुरू होता है कि 1995 में UNDP ने 2 नए सूचकों का प्रयोग किया। पहले एक तो GDI और दूसरा GEM। GDI का मतलब है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी लिंग आधारित विकास सूचकांक, और GEM का मतलब है जेंडर एम्प्रूवमेंट मेजरमेंट, यानी लिंग सशक्तिकरण मापन। तो GDI
जो था उसमें भी HDI से संबंधित सूचकों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु ये इसमें अलग ये है कि यह पुरुष व महिलाओं के बीच मानव विकास के क्षेत्र में असमानताओं को भी व्यक्त करता है। तो GDI के मूल्य का जो आकलन है वो 155 देशों के आंकड़ों के आधार पर किया गया था, और उसमें ये देखने में आया कि प्राय प्रत्येक देश में जो GDI का मूल्य है वो सामान्यतः HDI के मूल्य से कम पाया जाता है, यानी लिंग आधारित विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक से कम पाया गया। तो इस प्रकार से सभी देशों में जो लिंग आधारित असमानता देखने को मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि विश्व के जो 155 देश इन्होंने लिए थे उन सभी में लिंग आधारित असमानता व्याप्त थी। और HDR 2009 में GDI का जो मूल्य था उसमें नॉर्वे एवं ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर नॉर्वे था, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, और भारत का इसमें स्थान 114वां था। भारत का जो GDI था, GDI का मतलब लिंग आधारित जो विकास सूचकांक था, उसका मूल्य 0.594 था। जो उसके HDI मूल्य, उसका जो उस समय HDI मूल्य का जो है 97% था। नाइजीरिया जो है विश्व में GDI मूल्य में अंतिम स्थान पर था, और अंतिम से पहले यानी नाइजीरिया से जस्ट पहले अफगानिस्तान था। दक्षिण एशियाई देशों में मालदीव का GDI मूल्य प्रथम स्थान पर था। श्रीलंका, भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का स्थान उनके बाद आता है। तो चीन का जो GDI मूल्य था वो विश्व में 75वें स्थान पर था। GEM जो है यानी जेंडर इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी एवं नीति निर्माण में उनकी स्वतंत्र भूमिका से संबंधित था। तो जो जेम या GEM की रैंकिंग में प्रथम 5 देशों में जो है स्कैंडिनेवियाई देश आते हैं। प्रथम स्थान पर नॉर्वे था, और निम्नतम GEM मूल्य इस्लामी देशों में मिलता है, जिसका मुख्य कारण वहाँ महिलाओं पर लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं। कुछ विकासशील देशों में GEM की स्थिति विकसित देशों से बेहतर पाई गई थी। नेक्स्ट फिर HDR 1997 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 में मानव निर्धनता सूचकांक को पहली बार प्रारंभ किया गया था। ये जो है गरीबी का बहुआयामी मापक है। इसमें लंबा स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सामाजिक स्थिति को शामिल किया गया। इसको फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया। HPI 1 यह विकासशील देशों में गरीबी का आकलन करता है। इसमें जन्म के समय 40 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता व आर्थिक सक्षमता का अभाव शामिल किए गए थे। और दूसरा लिया गया था HPI 2 या HPI 2। यह सिर्फ 18 विकसित जो औद्योगिक देश हैं उनके लिए तैयार किया गया था। इनमें जन्म के समय 60 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, वयस्क कार्यश्रम निरक्षरता, एडल्ट फंक्शनल इलिटरेसी, आर्थिक सक्षमता और सामाजिक स्थिति को शामिल किया गया था। उसके पश्चात HDR जो 2009 था में कुल 135 देशों में जो HPI था का मूल्य का आकलन किया गया था, और इसमें HPI फर्स्ट के 28% मान के साथ भारत को विश्व में 88वां स्थान प्राप्त था, 88वां, और अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर था। नेक्स्ट जो फिर लिया गया HDR 2000 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 में प्रौद्योगिकी उपलब्धि सूचकांक TAI को शामिल किया गया। इसका मतलब टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। UNDP ने इस सूचकांक का पहली बार प्रयोग HDR 2000 में किया था। यह एक ऐसा सूचकांक है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के निर्माण और विस्तार व कुशल मानव श्रम के निर्माण में देशों की उपलब्धियों को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है 4 आयाम और 8 सूचकों को शामिल किया गया था, जिसमें 4 आयाम थे प्रौद्योगिकी सर्जन, नवीनतम खोजों का प्रसार, पुरानी खोजों का प्रसार एवं मानव कुशलता। और इसके अंतर्गत जो 8 सूचक लिए गए थे वो थे पेटेंट की संख्या, विदेशों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी लाइसेंस शुल्क, इंटरनेट केंद्रों की संख्या, मध्यम व उच्च प्रौद्योगिकी का निर्यात, टेलीफोन की संख्या, विद्युत उपयोग, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, और समग्र तृतीय विज्ञान नामांकन अनुपात। तो ये इस प्रकार से इनके जो है सूचकांक लिए गए, सूचक लिए गए, और जो है आयाम लिए गए। 4 आयाम और 8 सूचक, प्रत्येक आयाम में 2-2 सूचक थे। इसके पश्चात जो है HDR जो 2010 थी
इसमें राष्ट्रों की वास्तविक संपदा, मानव विकास के मार्ग, द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस, पथवे टू ह्यूमन डेवलपमेंट शीर्षक से 4 नवंबर 2010 को न्यूयॉर्क में जारी की गई, जिसमें मानव विकास को मापने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा इसमें पूर्व की जितनी भी रिपोर्टें में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहले इसमें साक्षरता और आय जैसे संकेतकों को नया रूप दिया गया था, जिसके तहत सकल नामांकन दर एवं वयस्क साक्षरता दर को क्रमशः स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष एवं स्कूल अवधि के औसत वर्ष को किया गया था तथा सकल घरेलू उत्पाद का स्थान सकल राष्ट्रीय आय ने ले लिया था, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आय प्रवाहों को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से HDI जो 2010 थी, इसमें 3 नए अतिरिक्त पैमाने जोड़े गए थे, जिसमें पहला था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, दूसरा था लिंग असमानता सूचकांक और तीसरा था असमानता समायोजित मानव सूचकांक। तो जो HDR 2010 में जो नए सूचकांक शामिल किए गए, उसमें असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक जो HDR 10 में प्रस्तुत एक नया महत्वपूर्ण सूचकांक असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक था, जो असमान समाज में लोगों के मानव विकास स्तर का मापन करता है। पूर्ण समान समाज की स्थिति में HDI और IHDI के मान के बराबर होंगे, जबकि स्वास्थ्य इसको जो है IHDI कहा गया था, जो है असमानता समायोजित मानव सूचकांक, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो HDI और IHDI के मान अगर बराबर होंगे, जबकि जो पूर्ण समान समाज की स्थिति में, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के विभिन्न आयामों में असमानता की स्थिति में समाज के निचले स्तर के व्यक्तियों का IHDI औसत HDI से कम होगा। तो IHDI के HDI से कम होने की स्थिति में समाज में अधिक असमानता को प्रदर्शित करता है। अगर हमारा जो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक जो है, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक से कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि समाज में असमानता अभी भी व्याप्त है। इसके HDR 2010 में 139 देशों के लिए IHDI असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का आकलन किया गया था, यानी केवल 139 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिससे ये पता चला कि असमानता के कारण जो HDI में है औसत कमी लगभग 23% है। असमानता के कारण HDI में औसत कमी विभिन्न देशों में 6%, चेक गणराज्यों में से लेकर 45% मोजाम्बिक तक विस्तृत थी। जो अल्प मानव विकास वाले देशों, विशेषकर जैसे उप सहारा के अफ्रीका है, उनमें HDI में असमानता आधारित गिरावट सभी तीनों आयामों में असमानता के कारण है, जबकि जो दक्षिण एशिया है उसमें यह मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्र में असमानता के कारण प्रकट होती है। फिर था लिंग असमानता सूचकांक, जो 2010 में शामिल किया गया, GII, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। ये जो है मानव विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता का माप करता है। इससे यहाँ हमें पता चला कि विभिन्न देशों में जो लिंग संबंधी असमानता है उसमें अत्यधिक जो है भिन्नताएं पाई जाती है, और ये सभी देशों में अलग अलग है, यानी यह सामाजिक उपलब्धियों में हानि को दर्शाता है। सबसे जो ज़्यादा लिंग समानता वाले देशों में था नीदरलैंड, तथा उसके पश्चात डेनमार्क, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आते हैं। मानव विकास के अधिक असमान वितरण वाले देशों में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता भी अत्यधिक है, तथा ऐसे देशों में सर्वाधिक खराब स्थिति मध्य अफ्रीका गणराज्य, हेती एवं मोजाम्बिक की थी। फिर हम लेते हैं जो इसमें पहला है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये निर्धनता स्तर मापने की आय आधारित मानव निर्धनता सूचकांक निर्धनता की समग्र तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर आदि के संदर्भ में भी निर्धनता से गहन संबंध आधार है। तो इन्हें आधार बनाते हुए मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रयुक्त जो HPI था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर इस बहु आयामी निर्धनता सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को प्रस्तुत किया गया। UNDP के सहयोग से जो ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित ये सूचकांक
एचडीआई के तीनों आयामों के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। एमपीआई आकलन में 104 देशों में लगभग 1.75 बिलियन लोग, यानी जो कुल जनसंख्या है उसका 1/3 जो है वो निर्धनता से ग्रस्त था, जो $1.25 प्रतिदिन से भी कम आय आधारित मापदंड की जो है 1.44 बिलियन अनुमानित संख्या से कहीं अधिक है। जो 104 देश थे एवं विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में जो एमपीआई आधारित निर्धनता क्रम के आंकड़े एचडीआई 2010 के प्रकाशन से पूर्व जुलाई 2010 में ही जारी कर दिए गए थे। केन्या का जो ग्रामीण उत्तर पूर्वी क्षेत्र नाइजर से भी अधिक निर्धन था इसके अनुसार, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका क्रमिक विकास हुआ और समय समय पर इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। जो मानव विकास रिपोर्ट, इसके पश्चात हम आते हैं कि जो हमारी जो मानव विकास रिपोर्ट जो थी 1990 में, जो यूएनडीपी द्वारा वार्षिक आधार पर जारी की जाती थी, 14 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में मानव विकास रिपोर्ट का जो है नवीनतम 24वां संस्करण जारी किया गया, जिसे एचडीआर 2015 कहा जाता है। एचडीआर 2015 जो थी उसका जो प्रमुख शीर्षक था वो था मानव विकास के लिए पुनर्विचार कार्यक्रम। 2015 की एचडीआर थी उसमें 188 देशों को वर्ष 2014 में उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। इसके तहत जो है एचडीआर 2015 में 0.944 एचडीआई मूल्य के साथ नॉर्वे मानव विकास की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था, जबकि अंतिम स्थान पर यानी 188वें स्थान पर नाइजर था। भारत एचडीआर 2014 में 187 देशों में 135वें स्थान पर था, और जबकि एचडीआर 2015 में ये 188 देशों की सूची में 0.609 एचडीआई के साथ 130वें स्थान पर था। तो जो मानव विकास रिपोर्ट 2015 थी उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका 73वें स्थान पर था, चीन 90 स्थान पर, मालवीय 104, भूटान 132, ये सभी भारत से पहले थे, क्योंकि भारत 130वें स्थान पर था। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान भारत के नीचे थे। तो इस प्रकार से जो है भारत और उसके पड़ोसी देशों में भारत की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से थी। अब जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज के आधार पर भारत में योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2002 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक और लिंग समानता सूचकांक को आधार बनाया गया था। 15 राज्यों के लिए ये प्रारंभ में तैयार की गई थी, और तथा इसमें रैंकिंग के मामले में केरल, पंजाब, तमिलनाडु व महाराष्ट्र जो है प्रथम 4 स्थान पर थे। पहले स्थान पर केरल था, दूसरे पर तमिलनाडु, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र था। तथा बिहार, असम, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश अंतिम 4 स्थान पर थे। यानी सबसे लास्ट में कौन कौन था? मध्य प्रदेश, उससे पहले उत्तर प्रदेश, उससे पहले असम और उससे पहले बिहार। तो बिहार में जो लिंग समानता सूचकांक का स्थान था वो अंतिम था, यानी लिंग की जो असमानताएं वो बिहार में सबसे ज़्यादा थी। इस रिपोर्ट में जो है प्रति व्यक्ति आय के बदले प्रति व्यक्ति व्यय अर्थात उपभोक्ता व्यय सूचकांक को आर्थिक विकास का सूचक माना गया था। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों की व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा, केरल और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय स्तर से कुछ अधिक था। इसके पश्चात जो है 2011 में भारत मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। यह रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2011 को भारत ने मानव विकास रिपोर्ट IHDR 2011 जारी की थी। तो जो लगभग 1 दशक का अंतराल आ गया था 2002 के बाद 2011 में। इस द्वितीय मानव विकास रिपोर्ट का जो शीर्षक था या जो शीर्षक बिंदु था वो था सामाजिक समावेशन की ओर।
इसका प्रमुख जो बिंदु रखा गया था वो था सामाजिक समावेशन की ओर। इस रिपोर्ट के जो तथ्य थे वो थे कि जो वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-8 तक संपूर्ण भारत का जो मानव विकास सूचकांक था में 21% की वृद्धि हुई थी, तथा इस अवधि में ये 0.387 से बढ़कर 0.467 हो गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2007-8 में भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से 0.790 HDI अंक के साथ केरल जो है वो सर्वोच्च स्थान पर था, जबकि 0.358 अंक के साथ छत्तीसगढ़ सबसे नीचे के स्थान पर था। जो राष्ट्रीय औसत से कम मानव विकास सूचकांक वाले 5 राज्य थे, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम, और जो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एवं पूर्वी राज्य असम में HDI की जो प्रगति थी वो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 1999-2000 से 2007-8 के दौरान देश में जो शिक्षा का सूचकांक है उसमें 28.5% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, जो HDI में वृद्धि का मूलभूत कारण रही थी। तो जो देश के राज्यों में शिक्षा सूचकांक के संदर्भ में असमानता केवल केरल में 0.92 से बिहार में 0.41 तक ही थी। देश के जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें 1999-2000 से 2007-8 की अवधि के दौरान जो वृद्धि थी वो अपेक्षाकृत निम्नतर यानी मात्र 13.2% दर्ज हुई थी। स्वास्थ्य सूचकांक का विस्तार जो है केरल के लिए 0.82 से लेकर के असम के लिए 0.41 तक था। इस रिपोर्ट से हमें ये भी पता चलता है कि भूख और कुपोषण की दृष्टि से देश के औद्योगिक एवं उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में गुजरात की स्थिति सबसे खराब थी, जहां 5 वर्ष से कम आयु के 70% बच्चे एनेमिक रोग से ग्रस्त थे और 44.6% बच्चे कुपोषित थे। इसके पश्चात जो है हम आते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो HDI के बीच में कैसी रही है। ये जो है 1990 से लेकर के 1918 के बीच भारत की HDI जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। इस टेबल को देखने से हमें पता चलता है कि जो HDI वैल्यू थी इंडिया की वो 1990 में 0.431 थी, जो 2018 में 0.647 हो गई, यानी ये बढ़ी है। और ये लगभग 50% बढ़ी है ना। 0.4 से 0.6 हुई, यानी लगभग 50% इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से जो प्रोग्रेस हुई है 1900, अगर हम इंडिकेटर्स देखें इसके, जैसे अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा PPP आधार पर देखें तो सभी में जो है वृद्धि निरंतर हुई है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी वो 11.6 साल थी। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 3.5 वर्ष बढ़ा है और एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है 4.7 साल बढ़ा है। जो GNI थी पर कैपिटा वो 262% के आसपास बढ़ी है, यानी 1882 से बढ़ करके वो 6829 हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम इसके पश्चात के HDI के रैंकिंग देखें तो उससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्वे है, जो HDI 2018 था है ना, इसमें 2018 और 2017 दोनों ही लिए गए हैं। 2018 में जो इसका HDI था नॉर्वे का वो था 0.954 और ये फर्स्ट रैंक पर था, और 2017 में भी ये प्रथम रैंक पर था। इसी प्रकार से जो भारत का स्थान है वो 129वां था 2018 में, और 2017 में 130वां था, और भारत का जो HDI वैल्यू था वो था 0.647। विश्व का जो औसत HDI था वो था 0.731। तो अब अगर हम विश्व के औसत से देखें तो भारत का जो HDI वैल्यू था वो बहुत ही थोड़ा सा कम है, जबकि नॉर्वे का विश्व के नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रशियन फेडरेशन, श्रीलंका और ब्राज़ील, चीन, इंडोनेशिया, इन जो सब का था
इनका जो है विश्व का जो HDI मूल्य था उनसे ज़्यादा था, और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, यानी ये जो विकासशील राष्ट्र हैं या एशियाई देश हैं, इनका जो HDI इंडेक्स था वो विश्व के औसत से कम था। इसके पश्चात अलग अलग जो इनके सूचक लिए गए थे, जन्म पर जीवन प्रतिशत 2018 में, स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018 और स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018, इनमें भी हम देखें तो जो है वो निरंतर वृद्धि हुई है। और भारत का जो रेशियो है वो विश्व की तुलना में जन्म पर जीवन प्रतिशत 2018 में थोड़ा सा कम रहा है। भारत का 69.4 था, जबकि विश्व का औसत था 72.6। और जो स्कूलिंग के जो अपेक्षित वर्ष हैं वो विश्व का जो एवरेज था वो था 12.7, जबकि भारत का था 12.3, यानी थोड़ा सा ही कम था। तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है HDI में भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों से अलग थी, और HDI का विकास किस प्रकार से हुआ। तो आज हमने विभिन्न देशों के मध्य जो भारत की स्थिति है HDI के बारे में उसका अध्ययन किया है। HDI की जो परिकल्पना है वो 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक से शुरू होकर के 2018 तक इसका जो क्रमिक विकास हुआ है उसका अध्ययन किया है।